जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल PRS एकेडमी प्रयागराज में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बैंकिंग की। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? अनुपात समानुपात को पढ़ लिए हैं, घातांक की अवधारणा को हमने पढ़ लिया है और साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जो हमारे साथी नए हैं वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर बारी बारी से सारे लेक्चर को देख सकते हैं। तो आज जो बात होगी वो होगी बैंकिंग की। छोटा सा चैप्टर है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आज ही के दिन, आज के लेक्चर में ये बैंकिंग समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको पूरा देखिएगा। देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन पूछता कैसे, इसमें कोई मैथमेटिकली कोई क्वेश्चन नहीं आता है, सॉल्व करने के लिए कुछ भी इसमें देता नहीं है। इसमें विशेषकर से कुछ चीज़ें पूछ लेता है, जैसे डिफिनेशन के तौर पे कुछ पूछ सकता है, ठीक है। अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो खाता के प्रकार से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है और चेक के प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया। अभी तक यही दो ऐसे क्षेत्र हैं इसके जहां से क्वेश्चन को बनाया है कि चेक के प्रकार के बारे में पूछा है और खाता के प्रकार के बारे में पूछा है, तो उनकी भी बात करेंगे। लेकिन अगर बैंकिंग हम पढ़ रहे हैं तो बैंकिंग में क्या क्या शामिल हो सकता है, आगे आने वाले इस बार जो पेपर दे इसमें और कुछ पूछ ले, खाता के बारे में ना पूछ के, चेक के बारे में ना पूछ के कुछ और पूछ ले, तो हम कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो बैंकिंग को स्टार्ट करें तो बैंकिंग किससे बना है, तो सीधे सीधे आता है बैंक से। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बैंक क्या है, और उससे भी पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि बैंक बनाने का उद्देश्य क्या था, बैंक क्या है, और बैंक अगर ना होता तो क्या होता, बैंक होने पर क्या हो रहा है। देखिए पहले ज़माने में जब इंसान, जैसे आपके सामने बैंकिंग आएगा तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि इसमें कुछ पैसे से रिलेटेड काम होगा। तो उसी प्रकार से है कि पहले, अगर बहुत साल पहले की बात किया जाए, जब जिस समय बैंक की सुविधाएं नहीं थी, अगर उस समय की हम बात करेंगे तो क्या होगा, तो पैसा अगर इंसान के पास रहता था तो पैसा रखने की कोई उसके पास सुविधा नहीं थी कि वो इस जगह पे पैसा रख देगा, यहाँ पर पैसा रख देगा, उसके पास पैसे के रखने की सुविधा नहीं थी। तो जो पुराने ज़माने के लोग होते थे क्या करते थे, वो पैसे को ज़मीन में गाड़ देते थे। क्या करते थे, पैसे को ज़मीन में गाड़ देते थे। तो फिर जब ज़रूरत पड़ती थी तो वहाँ से उनको निकालते थे। तो दिक्कत क्या आई, दिक्कत कभी कभी ये आई कि इंसान गाड़ने को तो गाड़ दिया, कहीं पे छिपा दिया पैसे को, इन केस वो कभी कभी भूल जाता था। अब भूल गया तब क्या हुआ, पैसा तो चला गया। या कभी कभी ऐसा भी होता था कि हमने तो छिपा दिया पैसा को, लेकिन वो पैसा किसी और के हाथ लग गया। सोना चांदी जवाहरात पहले होता था, उसको राजा महाराजा छिपा देते थे या लोग छिपा देते थे जिनके पास रहता था। समझ में आया? तो यहाँ तक की बात हुई। अब हम बात करते हैं बैंकिंग के। तो चलिए आइए दोस्तों देखते हैं बैंक के बारे में क्या है, बैंक क्या होता है। देखिए आपके सामने डिफिनेशन लिखी गई है, आपको करना मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी है, सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। जो इसमें बेसिकली इसमें डिफिनेशन ही पूछता है, तो हम सारी चीजें यहाँ पर लिखेंगे, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। देखिए बात करते हैं अगर बैंक की, बैंक क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए डिफिनेशन है, बैंक उस वित्तीय संस्था को कहते हैं। बहुत ही मेन लाइन आपकी यही है कि बैंक क्या है, कैसी संस्था। अगर ये एक नंबर में भी क्वेश्चन बन सकता है कि बैंक जो है कैसी संस्था है, तो याद रखिए कि कैसी संस्था है, वित्तीय संस्था है। बैंक कैसी संस्था है, वित्तीय संस्था है, जो जनता से धनराशि जमा करने तथा जनता को ऋण देने का कार्य करती है। बेसिकली जो बैंक होती है, बैंक के कार्य बहुत है, अभी कार्य में भी देखेंगे, लेकिन जो इसका मोटे मोटे तौर पर देखा जाए कि बैंक उसको हम कहते हैं जो पैसा, लोगों को पैसा जमा करे और लोगों को ऋण दे, उसी को हम कहते हैं बैंक। ये बैंक के डिफिनेशन में अगर आप से क्वेश्चन ये आता है कि बैंक की परिभाषा दीजिए, तो आप यहां से लेकर यहां तक लिखिएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर कटेगा नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं बैंक के कार्य की, कि बैंक का क्या कार्य क्या होता है। तो देखिए यहां पर जनता की धनराशि को जमा करने का काम करता है। आप गए बैंक में, आप क्या करेंगे, बैंक को पैसा दे देंगे, वो आपको जमा कर लेगा। ऐसा नहीं कि वो जमा करके आपका पैसा सुरक्षित रखे है, और सुरक्षित तो रखता ही रखता है, साथ में आपको क्या देता है, ब्याज भी देता है। तो बहुत फायदा है बैंक का। अगर आपके पास पैसा रहे तो इसीलिए कहते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों जो पैसा है वो अपने पास ना रख के बैंकों को जमा कर देना चाहिए। क्यों जमा कर देना चाहिए? पहली चीज़ तो आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, दूसरी चीज़ आपका उस पैसे पर आपको क्या मिलेगा, ब्याज मिलता रहेगा। मतलब वो पैसा रखा है, फिर भी वो पैसा एक नियमित अंतराल पर क्या हो रहा है, थोड़ा 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 उसमें इजाफा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दिमाग में रखिएगा। दूसरा पॉइंट है जनता को ऋण देने का कार्य करता है। अब आपको सपोज दैट जरूरत थी, बैंक बहुत अच्छी, बहुत सही इसका काम है
कि जैसे मेरे पास ज़्यादा पैसा है तो मैं गया उस बैंक में पैसे को जमा कर दिया। अब आप दूसरे पर्सन है, आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप बैंक के पास जाएंगे। आप क्या करेंगे? बैंक के पास जाएंगे और बैंक क्या करेगा? उस जो हमसे पैसा लिया है उसमें में से जितने पैसे की आपको ज़रूरत होगी उतना पैसा उसको दे देगा। तो आप सह करेंगे सर कि इसमें बैंक को क्या फ़ायदा क्या हो रहा है और अपने जितने वर्कर हैं उनको कैसे ये उनकी सैलरी कैसे दे रहा है, क्योंकि जब हम धनराशि को जमा कर रहे हैं वो हमको ब्याज दे रहा है और ऋण दे रहा है। तो यहाँ समझिएगा, जो हम जमा करते हैं तो हमको ब्याज देता है, लेकिन दूसरा पॉइंट ये भी है कि जो वहां से ब्याज लेगा, जो वहां से ऋण लेगा, बैंक से जो ऋण लेगा उसको ब्याज देना पड़ेगा। तो ब्याज ये दे रहा है और बैंक जो है हमको ब्याज दे रहा है, लेकिन इसका जो अनुपात है ना, ये ज्यादा ऋण लेता है। जैसे हमको 2% देगा प्रतिवर्ष, हमारी हम जितना भी मूलधन जमा करेंगे, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ चुके हैं इसलिए मूलधन को आप समझ सकते हैं, जितना भी मूलधन हम जमा करेंगे उससे कह देगा कि आपको 2% प्रतिवर्ष दिया जाएगा। तो चलिए 2% प्रतिवर्ष हमको मिल रहा है, लेकिन सपोज दैट दूसरा पर्सन है जो ऋण ले रहा है, अब इससे बोल रहा है कि आप 4% प्रतिवर्ष ब्याज देंगे। तो देख रहे हैं ना, 2% का फायदा हुआ। यही 2% से क्या करता है, वो अपने जितने भी एम्प्लॉय रहते हैं उनका सैलरी को वो देता है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं। धन हस्तांतरण का कार्य करता है। धन हस्तांतरण का मतलब ये होता है कि पैसे को एक जगह से दूसरे जगह में वो क्या कर देता है, भेज देता है। जैसे आप बैंक में जाते हैं, अब तो एटीएम की सुविधा हो गई, इंसान अपने से कर ले रहा है एटीएम में जाकर, लेकिन पहले क्या था कि पहले आप बैंक से ही अब तो नेट बैंकिंग हो गया है, तो किसी को पैसा डालना हुआ 1 मिनट में आप अपने बैठे बैठे कर लेते थे, लेकिन पहले ये सुविधा नहीं थी। पहले अगर आप किसी को हमको पैसा भेजना है या किसी के खाते में पैसा को कन्वर्ट करना है तो आप पहले बैंक जाइए। बैंक क्या करता था, धन को क्या करता था, एक जगह से दूसरी जगह भेज देता था। ये काम था बैंक का। अगला पॉइंट है कि अपने ग्राहकों को क्रेडिट तथा डेबिट कार्ड देता है। जो एटीएम कार्ड आप देखे हैं ना, तो ये बैंकिंग का काम है। सभी बैंक, देखिए एसबीआई का अपना एटीएम कार्ड होता है, पंजाब का अपना एटीएम कार्ड होता है, तो जितने भी बैंक हैं सभी का क्या होते हैं, अपने अपने कार्ड होते हैं। तो क्या करता है जो बैंक होता है वो अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड देगी। यहाँ पर अपने ग्राहकों को इसलिए लिखे भैया कि कभी एसबीआई जो है पंजाब नेशनल बैंक के जो खाता धारक है उसको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नहीं देगी, वो अपने एसबीआई वाले को ही देगी। तो ये ध्यान रखिएगा। लास्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉकर्स की सुविधा देती है। जो बैंकें होती है ना, वो लॉकर्स की भी सुविधा देती है कि आप क्या करिए, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इन केस आपको लग रहा है कि आपके जो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो हो सकता है कोई चोरी कर ले, तो आप क्या करिए, पैसा तो रख ही सकते हैं, साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको भी रखने की सुविधा कौन देता है, बैंक देता है। तो ये मेन काम तो बहुत सारे हैं, आप जानते हैं बैंक से आप बचपन से जुड़े हुए हैं तो आपको बैंक के बहुत सारे काम याद होंगे, लेकिन ये कुछ मुख्य काम हैं जिनको आप के दिमाग में होना जरूरी है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम यहाँ पर बैंक के कार्य देख लिए हैं। एक और बैंक है जो अभी पूछ सकता है, चांसेस है पूछने का, कि भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य। ये तो नॉर्मल बैंक के कार्य, सभी बैंक के कार्य करते हैं, लेकिन जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका काम क्या होता है उसकी बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम उसकी बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य क्या होता है। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य, तो सबसे पहले इसको कहते क्या है, इसको आरबीआई के नाम से जानते हैं। आरबीआई का नाम आप सुना है ना, तो ये आरबीआई होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि बैंकिंग चैप्टर से कुछ भी पॉसिबल है, पूछ सकता है। तो जो आरबीआई का फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नोट कर लीजिएगा आरबीआई का फुल फॉर्म। अब इसके काम क्या होते हैं उसको जानते हैं। तो काम को जाने इससे पहले एक और आरबीआई से क्वेश्चन बन सकता है कि बैंकों का, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, बैंकों का बैंक, याद रखिएगा कि अगर ये क्वेश्चन आता है कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है। मतलब बैंक तो है ही, बैंक का बैंक कौन है, बैंक का बैंक कौन है, आरबीआई है। तो ये भी क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जा सकता है आपके 1 नंबर में कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो आप लिखेंगे बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। चलिए अब इसके काम की बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसका है
कि बैंकों को दिशा निर्देश देता है। ये क्या होता है, सभी बैंकों का एक ढंग से हम बोल सकते हैं मालिक होता है। अब वैसे ही बता सकते हैं बैंकों का बैंक है ना, तो जितने भी बैंक इंडिया में हैं सभी के ऊपर इसका नियंत्रण रहता है। बिना इसके दिशा निर्देश जो रास्ता आरबीआई बताएगा सभी बैंक को इसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर जो भी वो बोलेगा उसके ही दिशा निर्देश के अनुसार सारे बैंकों को चलना होगा। अगर नहीं चलेंगे बैंक तो क्या होगा, अगर नहीं चलेंगे तो उनको बैंकों की जो एक श्रेणी होती है उससे क्या कर देता, आरबीआई निष्कासित कर देगा। तो फर्स्ट जो पॉइंट है कि बैंकों को क्या देता है, दिशा निर्देश देता है भैया कि आप ऐसे चलिए, आप ऐसे चलिए, आप ऐसे चलिए। आप ग्रामीण में है, देखिए दिशा निर्देश का क्या मतलब क्या है कि बहुत से बैंक शहरी बैंक होते हैं, बहुत से बैंक ग्रामीण स्थिति में होते हैं, बहुत से कस्बों में स्थित होते हैं, तो सभी के लिए जो दिशा निर्देश होता है वो अलग अलग होती है। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, बैंकों को लाइसेंस देना कि किसको, मतलब देखिए आप पहले गिनती के बैंक थे, लेकिन अब देखिए कितने सारे बैंक हैं, इतने सारे बैंक हैं कि हम नाम भी याद कर पाना मुश्किल है। तो बैंक, बहुत सारे बैंक हो चुके हैं, तो उनको लाइसेंस कौन देता है, कौन ये प्रूव करेगा कि आप बैंक हैं या कौन ये प्रूव करेगा कि आप बैंक नहीं है। तो सीधे सीधे ये भी क्वेश्चन ही एक ढंग से अपने आप में कि बैंकों को दिशा निर्देश कौन देता है, आरबीआई देता है। बैंकों को लाइसेंस कौन देता है, आरबीआई देता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है और कार्य में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है साख नियंत्रण करना। साख का क्या मतलब होता है, साख से आप समझिएगा ऋण। अगर ये पूछा जाए कि साख क्या होगा, तो साख का मतलब होता है ऋण। ऋण बोले तो कर्जा, जैसे हम बैंक में जाके लोन लेते हैं उसको हम बोलेंगे साख, हमने ऋण लिया है। साख को नियंत्रण करने का मतलब क्या होता है, ब्याज, जो ब्याज है ना उसको कितना ज्यादा करना कितना कम। सभी बैंक अपने मनमानी नहीं ब्याज की दर को कर देंगे। आरबीआई जो बोलेगा उसी के अनुसार बैंक वाले हैं वो लोगों से ब्याज को लेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, ये हो गया बहुत ही मेन पॉइंट में हम चलते हैं जहां से क्वेश्चन आपका डीएलएड में पूछा जाता है। तो पहला तो यही है कि खाता के प्रकार। अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं बना है कि खाता के कितने प्रकार हैं। खाता का देखा जाए तो बहुत प्रकार है, लेकिन अगर आपके डीएलएड में चूंकि ये 5 टाइप के खाते हैं, तो अगर क्वेश्चन ये बनता है कि खाते के प्रकार कितने हैं और ऑप्शन में देता है 2, 3, 4, 5, तो आप लगाएंगे 5 प्रकार के खाते हैं। ठीक है, ओके। अब अभी तक ये भी क्वेश्चन नहीं बना है कि खाते कितने प्रकार के होते हैं उनका नाम लिखो। ये भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन बन सकता है। तो जब ये पूछा जाए कि खाते के कितने प्रकार होते हैं, तो आप इन 5 का नाम लिखिएगा। क्यों? क्योंकि यही आपके सिलेबस में है। पहला खाता है बचत खाता, दूसरा खाता है चालू खाता, तीसरा है सावधि खाता, चौथा है आवर्ती या संचयी खाता, एंड फिफ्थ इज अल्पवयस्क खाता। तो ये 5 खाते हैं। अभी तक जो क्वेश्चन आपका बना है कि बचत खाता किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन बन चुका है। चालू खाता किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन बन चुका है। तो ये दोनों को, मतलब हम 5 खातों के बारे में पढ़ेंगे। आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक एक खाते के बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आप बचत खाता क्या होता है। इसको इंग्लिश में सेविंग अकाउंट बोलते हैं। देखिए बचत खाता क्या होता है। इस खाते का मुख्य उद्देश्य जनता में ब्याज की भावना को प्रोत्साहित करना होता है। बचत खाता जो होता है बेसिकली, देखिए समझ लीजिए, जो बचत खाता होता है ना, इसको छोटे या मध्यम वर्ग के लोग मैक्सिमम खुलवाते हैं। जो बचत खाता होता है उसको क्या करते हैं, जो प्राय यही देखा जाता है कि जो छोटे प्रकार के लोग होते हैं जिनके पास आमदनी कम होती है, छोटे का यहाँ मतलब है जिनके पास आमदनी कम होती है, या मिडिल क्लास वाले लोग इस प्रकार के खाते को खुलवाते हैं। इस प्रकार खाता वो क्यों खुलवाते हैं? क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो इस खाते को खुलवाने में ज़्यादा कुछ राशि की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप 500 रुपये से खाता खुलवाना चाहते हैं तो जो इसकी मिनिमम शुल्क है वो 500 रुपये देकर आप इसका खाता खुलवा सकते हैं। और साथ साथ इसका प्लस पॉइंट ये है कि इस पे ब्याज भी आपको मिलेगी। आपने खाता खुलवा दिया तो आपको ब्याज मिलना स्टार्ट हो जाएगी। आप जो पैसा जमा करेंगे उस पे आपको ब्याज मिलती जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं बचत खाता। देखिए इसमें लिखा क्या है, इस खाते का मुख्य उद्देश्य जनता में बचत की भावना को प्रोत्साहित करना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर सके, बचत कर सके, इसलिए ये खाता है। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि बचत खाता का उद्देश्य क्या होता है, तो आप लिख दीजिएगा कि जनता में बचत की भावना को प्रोत्साहित करना।
ठीक है। आगे क्या है कि अल्प एवं मध्यम वर्ग के लिए यह खाता बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हमने बताया कि मैक्सिमम, हम हमेशा की बात नहीं करते, मैक्सिमम जो अल्प व्यक्ति होते हैं या जो मध्यम वर्ग के व्यक्ति होते हैं वही इस खाते को उपयोग करते हैं। अभी और प्रकार के खाते हैं तो देखेंगे क्या होता है। देखिए, इस खाते में जमा धनराशि पर ब्याज मिलता है। आप जो पैसा जमा कर देंगे उस पर 1-2%, 3% वो तो बैंक फिक्स करेगा कि वह किस दर से आपको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। ठीक है, तो यह खाता 500 जमा करके खोला जा सकता है। क्या करके? 500 रुपये जमा करके खोला जा सकता है। इस खाते को, इस बचत खाते को तब आप समझ पाएंगे जब अच्छे से आप चालू खाता समझ लेंगे। तब देखिए क्या होता है, इस खाते में एक दिन में कई बार लेन देन किया जा सकता है। पहली चीज कि जो बचत खाता होता है इसमें इस प्रकार की कोई भी शर्त नहीं है कि आप एक दिन में बहुत बार निकाल सकते हैं या जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका खाता बचत खाता है तो आप ये चीज नहीं कर सकते, एक दिन में कई बार नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर है कि आप 2 बार, 3 बार, 4 बार, लेकिन कई बार नहीं। लेकिन जिसका चालू खाता होगा वह एक दिन में बैंकों से कई बार ले सकता है पैसा और कई बार पैसा को जमा कर सकता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है कई बार? भैया ऐसा क्या है कि एक दिन में कई बार, तो क्या होता है बेसिकली ये जो खाता होता है ये जो व्यापारी वर्ग के व्यक्ति होते हैं उनके लिए होता है, या किसी संस्था के लिए या किसी कंपनी इस प्रकार का खाता खुलवाती। क्यों? क्योंकि जो बिजनेसमैन होते हैं उनको इमरजेंसी पैसे की जरूरत भी पड़ जाती है और उनके पास पैसा आ भी जाता है। तो जब पैसा ज़्यादा हो जाता है तो वो ले जाकर जमा कर देते हैं। इन केस तुरंत ही उनको पैसे की जरूरत पड़ गई तो फिर वो जाकर पैसे को निकाल भी सके। इस प्रकार जो चालू खाता होता है इसको जो व्यापारी वर्ग होता है मैक्सिमम ये लोग खुलवाते हैं और इस पर किसी भी प्रकार का कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि इनका पैसा रुकता नहीं, आता है जाता है, आता है जाता है, ये लगा रहता है, इसलिए इसको चालू खाता बोलते हैं। नाम से भी लग रहा है चालू खाता, और इसको इंग्लिश में करंट अकाउंट बोलते हैं। देखिए इसमें क्या है कि इस खाते में एक दिन में कई बार लेन देन किया जा सकता है और इस खाते में कोई भी ब्याज नहीं मिलता। वही चीज बताया है कि जो बचत खाता है उसमें आपको ब्याज मिलती है, जो चालू खाता है इसमें कोई भी प्रकार की ब्याज नहीं मिलती है। यह खाता व्यापारियों, संस्थाओं आदि के लिए उपयुक्त होता है। ये तो बात हो गई बचत खाता और चालू खाता की। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है कि बचत खाते के बारे में बताइए, चालू खाते के बारे में बताइए, अलग अलग बार पूछा गया है। लेकिन हो सकता है आपसे ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि बचत खाते और चालू खाते में अंतर बताइए। तो सबसे पहला अंतर जो रहेगा आप ये लिखिएगा कि जो बचत खाता होता है वो अल्प एवं मध्य वर्ग के लिए होता है और जो चालू खाता होता है मैक्सिमम व्यापारियों के लिए होता है और संस्थाओं के लिए, कंपनियों के लिए होता है। दूसरा पॉइंट इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो बचत खाता होता है उसमें ब्याज मिलती है, जबकि जो चालू खाता होता है इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी ब्याज हमें नहीं मिलती है। तो ऐसे इसके बहुत सारे और भी आप बचत खाता, चालू खाता आपके बुक में भी दिए गए हैं, देख लीजिएगा। लेकिन आपके पेपर में आए तो बस इतना लिख दीजिए, इतना काफ़ी है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद जो 3 बचे हैं उनकी बात करते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं। अब देखिए क्या दिया गया है, सावधि जमा खाता। अब ये क्या है सावधि जमा खाता, इसके बारे में बात करते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, या इसी को आप गांव में सुने होंगे अपने घरों में, इसी को एफडी बोलते हैं। फिक्स डिपॉजिट इसी को बोलते हैं। किसको? सावधि जमा खाता को। देखिए इसके अंतर्गत क्या है, क्या एफडी में क्या किया जाता है, एफडी में आप पैसे मतलब कितना, जो भी पैसा आपको जमा करना होता है आप जाते हैं बैंक में, इतना पैसा आप जमा कर देते हैं। अब इसकी शर्त क्या है कि अगर आप सावधि जमा खाता खुलवाना चाहते हैं तो उसके लिए जो पैसा आप जमा करेंगे ना उसको एक निश्चित टाइम के बाद ही निकाल सकते हैं। सपोज दैट आपने 10,000 रुपये जमा किया और वो 10,000 रुपये जब जमा करेंगे तो बैंक आपसे पूछेगा, या वहाँ का जो भी स्कीम होगा कि वो पैसा आप 2 साल के लिए जमा कर रहे हैं कि साल भर के लिए जमा कर रहे हैं कि 10 साल के लिए जमा कर रहे हैं, तो आपको एक प्रमाण पत्र देगा, उसमें लिखा जाएगा कि 10,000 रुपये आप 10,000 रुपये आप 5 साल के लिए सावधि जमा खाते में जमा कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार वहाँ पर लिखा जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो पैसे को आप जितने साल प्रमाण पत्र में, सर्टिफिकेट में जितने साल लिख दिया जाएगा उतने साल बाद ही निकाल पाएंगे, उससे पहले आप निकाल नहीं पाएंगे। रूल तो यही रहता है कि निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन निकालने का चांस रहता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, आप एफडी को तोड़वाते हैं, जो अपना फिक्स्ड डिपॉजिट रहता है उसको तोड़वा देते हैं। क्यों? इसका फायदा ये होता है ना कि जब आप एफडी मतलब 10,000 रुपये 5 साल के लिए देंगे
तो जमा कर देंगे तो वो क्लियर हो जाएगा कि ये जो पैसा आप लेंगे वो 5 साल बाद लेंगे। तो फ़ायदा इसमें क्या है? फ़ायदा इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें जो आपको ब्याज मिलती है ना, वो जो पहला आपका सेविंग अकाउंट था, बचत खाता, उससे काफ़ी ज़्यादा मिलती है। और सबसे अगर ये बात किया जाए कि वह कौन सा खाता है जिसमें ब्याज की दर सबसे ज़्यादा होती है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह कौन सा खाता है जिसमें ब्याज की दर सबसे अधिक होती है, तो वो फिक्स्ड अकाउंट होता है जिसमें सबसे ज़्यादा ब्याज की दर होती है। इसीलिए लोग क्या करते थे, एफडी जमा करते हैं बैंकों में, इस प्रकार का खाता खुलवाते हैं, केवल उनको ब्याज ज़्यादा मिलेगी। लेकिन अगर इन केस हमने जमा कर दिया 5 साल के लिए 10,000 रुपये, हम कहेंगे कि हमको 5 साल बाद ये पैसा निकालना है, ज़रूरत हमको पड़ गई बीच में बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी, तब हम बैंक में जाएंगे और अपने एफडी को तोड़वाएंगे तो वो हमारा पैसा वापस कर देगा, ब्याज भी देगा, लेकिन जो ब्याज की दर होगी उसमें कटौती कर देगा, क्योंकि आपने एफडी का जो रूल था उसको तोड़ा है। आपको पैसा दिया जाएगा, मूलधन दिया जाएगा, कुछ ब्याज भी दी जाएगी, लेकिन जो बात हुई थी शर्त के अनुसार, उस शर्त के अनुसार आपको ब्याज नहीं दिया जाएगा। तो देखिए इसमें है क्या, जो दिया गया उसको पढ़ लीजिए। सावधि जमा का तात्पर्य खाते में ऐसी जमा से है जो किसी निश्चित अवधि की समाप्ति पर ही वापस प्राप्त किया जा सकता है, एक निश्चित टाइम के बाद उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। सुरक्षा एवं ब्याज की दृष्टि से यह खाता सर्वश्रेष्ठ है, मतलब इस सुरक्षा की दृष्टि से और ब्याज की भी दृष्टि से यह खाता कैसा है, सबसे बेहतरीन है। ओके, आगे क्या है, इसमें बैंक खाताधारी को प्रमाण पत्र देता है। बैंक क्या करता है, एक सर्टिफिकेट देता है आपको कि हाँ आपने एफडी कराया है इस बैंक में, क्योंकि वहां पर कोई ज़रूरत नहीं होती आपको। जैसे बचत खाता है, चालू खाता है, इसमें 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना 2 महीने बाद आप बैंक में जाते रहते हैं, पैसा जमा करते हैं, निकालते हैं, लेकिन इसमें पैसा देकर आप भूल जाइए, जितने साल के लिए दे दिए उतने साल के लिए भूल जाइए। तो इसके लिए आपको प्रमाण पत्र मिलता है, हाँ भैया इतना है, तभी तो जब आप 5 साल बाद जाएंगे तो कैसे आपको पहचानेगा? आप 5 साल बाद पहले गए थे तो आपकी दाढ़ी मूछ कुछ नहीं थी, अब 5 साल बाद जाएंगे, हो सकता है बाल बड़े बड़े, दाढ़ी मूछा सब बड़े हो जाए, तो कैसे पहचानेगा? इसी प्रमाण पत्र के जरिए पहचानेगा। नेक्स्ट बात करते हैं जो है आवर्ती जमा खाता। अब आवर्ती जमा खाता क्या होता है? आवर्ती जमा खाता मुख्य रूप से उन जमाकर्ताओं के लिए होता है, बेसिकली ये क्या होता है कि जो छोटे छोटे मतलब कम पैसा जो जमा करते हैं, जो बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जिनके पास बड़ी अमाउंट एक बार बैंक में जमा करने की नहीं होती है। तो ये छोटा, जैसे दुकानदारों के लिए स्पेशली है कि अगर दुकानदार एक दिन में 100 रुपये कमाया, 200 रुपये कमाया, 300 रुपये कमाया, 400 रुपये कमाया, तो भी वो जाकर क्या कर सकता है, बैंक में जमा कर सकता है। क्योंकि बैंक छोटे दुकानदार इतना ही कमाते हैं, कमाने को तो दुकानदार बहुत ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन अगर एक सतही लेवल पे देखा जाए तो यही है कि आप 100 रुपये भी जमा कर सकते हैं, 200 रुपये भी जमा कर सकते हैं, समझ में आया। लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट है जो यहाँ पर लिखा नहीं गया है, पैसा जो जमा करेंगे ना आप 105 रुपये, 110 रुपये नहीं, सॉरी 102 रुपये जमा नहीं कर सकते। छोटी अमाउंट जमा कर सकते हैं, लेकिन जो अमाउंट होनी चाहिए वो 10 के गुणांक में होना चाहिए, मतलब 10 रुपये जमा कर सकते हैं, 20, 30, 50 इस प्रकार से आप जमा कर सकते हैं। ये नहीं कि 10 जमा किए तो आप दूसरे दिन 12 जमा करेंगे, ये गुणांक में नहीं, इस प्रकार के गुणांक में ये जमा होता है। ओके, फिर देखिए अब आवर्ती जमा खाता मुख्य रूप से उन जमाकर्ताओं के लिए है जो अपनी छोटी छोटी बचतों के माध्यम से एक निश्चित उद्देश्य के लिए जमा करते हैं, क्योंकि इनकी बचत ही इतनी होती है तो ये लोग क्या कर देते हैं, अपना जमा करते हैं। अब चलिए एक और आपका बचा हुआ है, उसको लिखेंगे नहीं, हम समझा देते हैं, आप लिख लीजिएगा। वो है आपका अल्पवयस्क खाता। अल्पवयस्क से मतलब होता है जो जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है वो अल्पवयस्क कहलाते हैं। तो जिनकी उम्र 18 साल से कम है तो वो कैसे क्या कमाएंगे कि उनके लिए खाता, लेकिन हाँ उनका भी एक खाता है। बैंक ने ये कहा है कि जो 18 साल से कम बच्चे हैं उनका भी बैंक में खाता होना चाहिए, या वो भी बैंक में खाता खुलवा सकते हैं। तो जो उनका खाता खुलेगा वो अल्पवयस्क खाता खुलेगा, ठीक है। और वो जो अल्पवयस्क खाता खुलेगा वो स्पेशली क्या हो सकता है, वो संयुक्त खाता अपने पिताजी के भी साथ खुलवा सकता है, अकेले में भी खुलवा सकता है। ओके, या तो वो मतलब अपने पिता के साथ संयुक्त खाता खुलवा ले, या तो अपना अलग से अकाउंट खुलवा ले। बस जो अल्पवयस्क खाता होती है उसकी शर्त ये होती है कि वो लोग जो अल्पवयस्क खाता खुलवाते हैं वो कभी भी चालू खाता नहीं खुलवा सकते हैं। क्या? चालू खाता अल्पवयस्क लोगों का नहीं खोला जा सकता है। क्यों अल्पवयस्क लोगों का चालू खाता नहीं खोला जा सकता है? क्योंकि चालू खाता की प्रॉपर्टी को अगर देखा जाए तो ये बेसिकली वही लोग करते हैं जो व्यापारी होते हैं,
और एक जो छोटा बच्चा है वो डेली कितना कमा लेगा यार, कितना कमा लेगा कि वो डेली जाएगा, पैसा निकालेगा, जमा करेगा। तो इसके लिए जो अल्पवयस्क खाता है, इसमें ये कह दिया गया है कि भैया जो छोटे बच्चे हैं जो 18 साल से कम है, जो अल्पवयस्क खाता जो खुलवाने आए हैं, वो चालू खाता बिल्कुल भी नहीं खुलवा सकते हैं। और प्रकार के जो अल्पवयस्क हैं वो और प्रकार के हो सकता है, लेकिन चालू खाता बिल्कुल भी नहीं। तो ये बेसिकली 5 प्रकार के खाते हैं जिनका आप अच्छे से पता होना चाहिए। और स्टार्टिंग की 2 बचत खाता और चालू खाता पर आप अच्छे से अपनी पकड़ बना लीजिएगा। अब खाता के प्रकार हो गया, अब हम चलते हैं चेक के प्रकार में। तो इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं चेक का प्रकार। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं चेक के प्रकार की। तो चेक के प्रकार की बात करें उससे पहले हम जान लेते हैं कि चेक क्या होता है। चेक होता कुछ नहीं है, मेन यही, चेक एक प्रकार का कागज होता है, उस पर बैंक का नाम लिखा रहता है, ठीक है। और इस प्रकार से रहता है, ये देखिए ऐसे चौकोर टाइप का रहता है कागज, ओके। बैंक का नाम लिखा रहता है, यहाँ पर धारक का नाम लिखा रहता है, और इस पोर्शन में क्या रहता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरी है, यहीं पे लिखा रहता है बियरर चेक, ऑर्डर चेक या रेखांकित, ऐसे लिखा रहता है। तो अभी उसकी बात करते हैं। अब देखिए जो इसका पहला प्रकार है, जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि चेक कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शनल में तो चेक 3 प्रकार के होते हैं, 1 2 3। अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि चेक के प्रकार के नाम बताइए, तो पहला होता है वाहक चेक, जिसको हम धारक चेक भी कहते हैं, और इसी को इंग्लिश में बियरर चेक कहते हैं। दूसरा आदेशित चेक होता है, इसको इंग्लिश में ऑर्डर चेक बोलते हैं। रेखांकित चेक, इसको क्रॉस चेक बोलते हैं। अब आप सोचेंगे कि सर आपने ऐसे हिंदी में क्यों ऑर्डर बियरर को लिखा है, तो क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि बियरर चेक किसे कहते हैं। हिंदी में बियरर चेक लिखा रहेगा, इसको बताइए, हिंदी में ऑर्डर चेक लिखा रहेगा, इसको समझाइए। तो एक एक करके देखते हैं कि वाहक चेक क्या होता है। जो वाहक चेक होता है, जैसे आप मेरे पास आए, मैंने आपको अपने जो मेरे पास चेकबुक है, मैं क्या करूंगा, उस चेकबुक में आपके नाम मैं आपका नाम लिखूंगा और कितने पैसे देना है, यहां पर मैं आपका नाम लिखूंगा, यहां पर मैंने आपका नाम लिख दिया और कितने पैसे देना है उसको लिख दिया, और यहां पर बियरर चेक लिखा रहेगा, करके अपना हस्ताक्षर मैंने कर दिया और करके मैंने आपको दे दिया कि ले जाइए। अब आप मेरे पास आए हैं, मैं आपको एक चेक काटा, बियरर चेक काटा हूं। कौन सा चेक, बियरर चेक काटा, आपको दे दिया। आप लेकर बैंक में गए, पैसा निकाल सकते हैं। इनकेस आप बैंक में ना जाकर घर चले गए और आपकी तबीयत खराब हो जाती है, या सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप घर गए और आपकी वाइफ है वो बोलती है कि मुझे शॉपिंग करनी है और मुझे पैसे की जरूरत है, और आप उस समय बैंक में नहीं जाना चाहते, आपका मन नहीं है बैंक जाने का, और वो जिद करने लगती है कि नहीं मुझे शॉपिंग करना है, तो आप ये क्या, बियरर जो चेक है आप उनको दे दीजिए, बोलिए जाओ बैंक से निकालो और शॉपिंग कर लो। ये हम बताए क्यों आपको, इसलिए कि जो बियरर चेक होता है जिसके नाम इशू रहता है, इन केस बियरर चेक मेरे नाम काटा गया था, तो मेरे अलावा कोई और भी व्यक्ति इसको निकाल सकता है। इसमें यह जरूरी नहीं रहता किसके नाम चेक है, इसमें यह जरूरी रहता किसके हाथ में चेक है, ओके। तो इसको कोई भी व्यक्ति निकाल सकता है, इसीलिए जो ये चेक होता है बहुत ही रिस्की होता है। अगर मैं कहीं पे गया, किसी ने मेरे नाम चेक काटा, बियरर चेक, मैं उसको लेकर आया, रास्ते में वो खो गया, अब वो उसको बियरर चेक अगर रहेगा, जो भी पालेगा वो जाकर बैंक से अपना पैसा निकाल सकता है। तो बियरर चेक थोड़ा सा रिस्की होता है। देखिए इसमें क्या है, यह चेक जिसके नाम होता है वह स्वयं, अगर मेरे नाम है तो मैं स्वयं अथवा किसी वाहक के माध्यम से उस पर लिखी धनराशि बैंक से प्राप्त कर सकता है, या तो मैं या तो मेरे रिलेटिव में, या मैं जिसको भी दे दूंगा चेक, वो जाकर बैंक से पैसा निकाल सकता है। और चेक पर खाते धारक का हस्ताक्षर होना जरूरी है। जिसने आपको वो चेक दिया है उसका हस्ताक्षर होना नेसेसरी है, ओके। तो ये चीजें बातें हैं, उम्मीद है समझ में आया होगा। ये किसकी बात हम कर रहे हैं, ये बियरर चेक होता है। चलिए दूसरे चेक की बात करते हैं। दूसरा है आदेशित चेक, जिसको हम ऑर्डर चेक बोलते हैं। इन केस अब क्या है, मैं किसी के पास गया, वो क्या करेगा, मेरे नाम चेक लिख देगा कि ठीक है मैं किसी के यहाँ काम कर रहा हूं, वो मेरे नाम चेक इशू कर दिया कि जाइए ठीक है। तो अब ये जो ऑर्डर चेक है, जिसको आदेशित चेक कहते हैं, ये जिसके नाम इशू रहेगा, कि अगर मेरे नाम से इशू है ये, तो मैं ही इस चेक को निकाल सकता हूं, मेरे अलावा कोई अदर पर्सन इसको नहीं निकाल सकता है। अगर ये चेक मेरे नाम इशू है, मैं लेके जा रहा हूं, ये चेक गिर जाता है, तो कोई दूसरा व्यक्ति पाएगा तो भी
कोई फ़ायदा उसको नहीं होगा, क्योंकि वो जो बैंक में जाएगा तो उसको पकड़ लिया जाएगा कि इसलिए क्योंकि भैया आपका ये चेक है नहीं, आप फर्जी चेक लेकर आए हैं, क्योंकि यह किसी दूसरे के नाम के इशू है। और ये सबसे बड़ी बात है ऑर्डर चेक, अगर यही बियरर चेक होता तो दे दिया जाता, ऑर्डर चेक है इसलिए नहीं दिया जाएगा। और बियरर चेक और ऑर्डर चेक में फ़र्क कितना रहता है, इस तरह आप अगर चेक जो यूज किए होंगे वो अच्छे समझ सकते हैं। यहीं पर लिखा रहता है बियरर चेक और यहीं पे लिखा रहता है ऑर्डर चेक, तो यहां से क्लियर होगा कि बियरर चेक क्या है, ऑर्डर चेक क्या है। यहां तक कि अगर कोई भी बियरर चेक है और उस बियरर चेक को आपको ऑर्डर चेक बनाना है तो कुछ आपको करना नहीं है, पेन से आप उसको काटिए और ऑर्डर चेक उसको बना सकते हैं। लेकिन ऑर्डर चेक को बियरर चेक नहीं बना सकते। इसलिए नहीं बना सकते कि अगर सपोज दैट हमको कोई चेक मिल गया और वो ऑर्डर चेक है, अब हमको थोड़ा सा अगर चेक के बारे में हम पता है तो अगर ऑर्डर चेक है तो हमको बैंक पैसा नहीं देगा, तो अगर हम काट के इसको बियरर चेक बना ले तो पैसा दे देगा ना। इसीलिए बैंक वाले ने क्या किया है कि बियरर को काट के आप ऑर्डर चेक बना सकते हैं, लेकिन आप ऑर्डर चेक को काट करके बियरर चेक नहीं बना सकते। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो इसको कहते हैं आदेशित चेक। इसमें देखिए क्या है, इस प्रकार के चेक का भुगतान बैंक मात्र उसी को करेगा जिसके नाम से चेक काटा गया हो। मेरे नाम से चेक काटा गया तो मेरे नाम होगा, आपके नाम से चेक काटा जाएगा तो आपका। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट लास्ट है रेखांकित चेक। क्या होता है, जिसको क्रॉस चेक। आप यही मत जानिएगा कि चेक केवल यही 3 प्रकार के होते हैं, आपके सिलेबस में 3 प्रकार के चेक हैं। चेक के बहुत से टाइप हैं, इसीलिए हम केवल 3 प्रकार की बात करेंगे। रेखांकित चेक या क्रॉस चेक किसको कहते हैं, तो समझिए। क्रॉस चेक उसको कहते हैं, देखिए पहले क्या होता है कि कोई जैसे बियरर चेक है, रेखांकित चेक, बियरर चेक है, आदेशित चेक है। इस चेक के यहाँ के लास्ट में अगर 2 समांतर लाइन हम खींच देते हैं, क्या करते हैं, 2 समांतर लाइन हम खींच देते हैं, तो ये जो चेक हो जाएगा ये आपका रेखांकित चेक हो जाएगा। इसी ऑर्डर या बियरर चेक में जब डबल हम क्रॉस, सपोज दैट बियरर चेक हमने इशू किया है और उसमें हमने डबल कर दिया है। इन केस मैं कोचिंग में पढ़ा रहा हूं, मैंने क्या कर दिया, मैं यहां पर कोचिंग में आया और मुझे पैसा लेना है, पेमेंट लेना है अपनी, तो इन्होंने क्या किया, जो डायरेक्टर साहब हैं, इन्होंने मुझे तो बियरर चेक दिया, यहां पे दिखा दिया बियरर चेक है, लास्ट में इन्होंने चालाकी क्या दिखा दिया, यहां पर डबल लाइन खींच दिया। इस डबल लाइन का मतलब ये हुआ कि ये जो चेक है ना, वो किस प्रकार का चेक है, रेखांकित चेक है। तो क्या हो गया भैया, रेखांकित, ये 2 लाइन खींच दिया तो बहुत फर्क पड़ गया। क्या फर्क पड़ा है समझिएगा। अगर किसी भी चेक में ये डबल लाइन है ना, उसका मतलब ये है कि आप बैंक में जाएंगे तो बैंक वाले आपको पैसा नहीं देंगे, बैंक वाले आपको पैसा नहीं देंगे। वो क्या करेंगे, उस चेक को लेंगे और आपका अकाउंट नंबर मांगेंगे और डायरेक्ट आपके खाते में ट्रांसफर करेंगे। मेन पॉइंट है, समझिएगा, इन दोनों चेक से अलग है कि इसमें तो पैसा आपको हाथों हाथ मिल जाता था, लेकिन जो रेखांकित चेक रहेगा, क्रॉस चेक रहेगा, उसमें पैसा नहीं दिया जाएगा, उस पैसे को आपके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यह है आपका रेखांकित चेक। तो इसमें देखिए लिखा क्या है, यह चेक किसी विशेष व्यक्ति या संस्था के नाम लिखा जाता है, हमारे नाम या किसी संस्था के भी नाम, ये काटा जा सकता है। और ऊपर बाईं ओर 2 समांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं, अपने से इंसान खींच देता है। इस चेक से नगद निकासी नहीं होती है, नगद पैसा नहीं निकाल पाते हैं। आगे की लाइन जो हम बोले थे कि इसमें पैसा जो है खाते में ट्रांसफर होता है, उसको आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। जगह कम थी इसलिए हमने इसको लिखा नहीं है, लेकिन लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चेक के प्रकार हर बार बैंक के प्रकार से और चेक के प्रकार से क्वेश्चन या तो बैंक के प्रकार से आएगा या तो चेक के प्रकार से आएगा। तो इन 2 पॉइंट को आप ज़्यादा अच्छे से दिमाग में रखिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आपकी थोड़ा सा 2-4 मिनट की बात हम और करेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में, फिर फिनिश करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना की। अगर हम केवल प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में बात करना चाहें आपसे, तो 1 से 2 घंटे भी कम पड़ेंगे केवल प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में पढ़ने के लिए कि प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं, क्या क्या चीज़ें शामिल नहीं की गई हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या इसकी कमियां हैं। काफ़ी सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन इतना हमको डीलर में पढ़ना नहीं है, हमको थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में बस रखना है। पहली चीज़ अगर बात किया जाए तो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना है। इसका शुभारंभ जो स्टार्टिंग हुआ था वो 28 अगस्त 2014 को। इसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, ये मेन है, याद रखिएगा,
मैक्सिमम चांस यही है आपके एग्जाम में पूछने का कि इसका स्टार्टिंग कब से हुआ, तो याद रखिएगा 28 अगस्त 2014 से। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ किसने किया था, तो प्रधानमंत्री जी ने किया था। तो ये दो क्वेश्चन आपके सिंपल से बन सकते हैं। और यह प्रधानमंत्री जन धन योजना थी क्या, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना स्पेशली क्या था कि ऐसे भी लोग हमारे भारत में थे, या अभी भी कह सकते हैं कुछ हैं, कि जिनके पास खाता नहीं था, मतलब बैंक में उनका खाता नहीं था, और वो क्या करते थे कि वो काम करते थे, मजदूरी करते थे, तो जो पैसा होता था वो उनके हाथों में दिया जाता था। तो अगर सरकार की तरफ से पैसा 500 रुपये आया, तो जो बिचौलिए होते थे वो पैसा काट करके 500 की जगह पे 300 400 कुछ काट के उनको देते थे। लेकिन सरकार ने यही सोचा, और बहुत अच्छा कदम हम इसको मानते हैं, कि जो बिचौलिए हैं इनको काट दिया जाएगा, मतलब आप जितना काम करेंगे उसका पैसा आपको आपके अकाउंट में दिया जाएगा, सरकार की तरफ से डायरेक्ट आपके अकाउंट में दिया जाएगा, जिसकी वजह से जितनी आप मजदूरी करेंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे, उतना पूरा का पूरा आपको पैसा मिल जाएगा। तो ये सबसे बड़ी पॉइंट थी। अब ये लाया क्यों गया, और ये मतलब ऐसा क्या रीज़न था कि लोगों के बैंक में खाते नहीं थे? इसलिए बैंक में खाते नहीं थे क्योंकि बैंकों में न्यूनतम धनराशि रखनी होती है, कम से कम 500 रुपया, 1000, अलग अलग बैंकों की न्यूनतम धनराशि अलग अलग होती है। मिनिमम की बात किया जाए तो 500 या 1000 रुपये रखना जरूरी रहता है। ओके, तो गरीबों के पास, जो छोटे तबके के लोग थे, उनके पास वो दिन भर में 200 रुपये 300 रुपये कमा के अपना भरण पोषण करते थे, तो वो अब 200-300 रुपये कमाए कि उसको 200-300 रुपये ले जाकर बैंक में जमा करें, तो पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए बहुत से लोगों का जो खाता नहीं खुला था बैंकों में, तो मोदी जी ने यही किया। जब मोदी जी आए पीएम बनकर, तो इन्होंने सबसे पहले यही काम किया कि प्रधानमंत्री जन धन योजना लाया, जिसके अंतर्गत जितने भी जिनके खाते नहीं थे वो बैंक में जाकर खाते जीरो बैलेंस पे खुलवा सकते थे, ये थी। और इसकी अगर विशेषताएं की बात किया जाए, अब विशेषताएं की हम बात करने लगेंगे तो बहुत सारी विशेषताएं, तो उसमें जो आपको जानना चाहिए थोड़ा सा, और एग्जाम में पूछा जाए तो आप ये 3 पॉइंट लिख दीजिएगा, बात खत्म। पहला क्या है कि जमा पर ब्याज मिलेगा, आप जितना पैसा जमा करेंगे उतना आपको उसके हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा, जैसे बचत खाता में मिलता था वैसे इसमें दिया जाएगा। सेकंड है कि 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। अगर आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना है और आपकी अगर दुर्घटना हो जाती है तो उसमें आपको कितने रुपए मिलेगा? 1 लाख रुपए। ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जैसे और खाता आप खुलवाएंगे तो उसके लिए न्यूनतम बैलेंस की जरूरत होगी, लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री जन धन योजना के अकॉर्डिंग आप खाता खुलवा रहे हैं तो आपको कोई भी न्यूनतम बैलेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इसमें बस इतनी ही चीज़ें जानेंगे, और आपको पढ़ना होगा तो PDF निकाल के आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा इससे बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है। और जो आपका ये चैप्टर है इससे भी 1 नंबर तक क्वेश्चन पूछ सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा तो 1-2 नंबर का पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिए। ठीक है, और ये आज का कंप्लीट हो गया। इससे पहले जितने भी लेक्चर हैं जो नहीं लिए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर सारे लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही। थैंक यू।